इमेजिन कीजिए आप अपने घर में चैन से सो रहे हैं, दिन भर की थकान के बाद आप बिस्तर पर हैं, आपका 5 साल का बेटा और 5 महीने की मासूम बेटी आपके बगल में सुकून से सो रही है, बाहर ठंडी हवा चल रही है, सब कुछ शांत है। लेकिन अचानक रात के ठीक 1 बजे एक धमाका होता है जो आपकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए मिटा देता है। एक प्रोजेक्टाइल, एक इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट सीधा आपकी छत चीर कर अंदर गिरता है और अगले ही सेकंड सब कुछ राख हो जाता है। हम किसी एक्शन मूवी या हॉलीवुड प्लेयर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 7 अप्रैल 2026 की मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के ट्रोंग लॉबी गांव में। ठीक यही हुआ। 5 साल का तोमथिन ओइनाम और उसकी सिर्फ 5 महीने की बहन लेइसाना, ये दोनों मासूम मौके पर ही खत्म हो गए। इन बच्चों को तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट का स्पेलिंग भी नहीं पता था दोस्तों, इन्हें नहीं पता था कि मैथी या कुकी क्या होता है। लेकिन ये सिस्टम की नाकामयाबी की सबसे बड़ी कीमत बन गए। जब उस माँ ने अपने बच्चों की लाशें देखी होंगी तो उस पर क्या बीती होगी। लेकिन इस भयंकर घटना के बाद हमारे सिस्टम ने क्या किया? क्या नेशनल मीडिया के एंकर्स ने अपना स्टूडियो सिर पर उठा लिया? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी रैली बीच में रोककर मणिपुर के लिए दुख जिताया या एक ट्वीट तक किया? नहीं, उल्टा सरकार ने वही किया जो पिछले 3 सालों से करती आ रही है, इंटरनेट शटडाउन। अकाउंटेबिलिटी रोकने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए तुरंत 5 डिस्ट्रिक्ट का इंटरनेट बंद कर दिया ताकि दुनिया को ये ना पता चले कि 2026 के विकसित भारत में जहां हम मार्स पर कॉलोनीज बसाने की बात करते हैं, वहां 5 महीने की बच्ची सोते हुए रॉकेट अटैक में मारी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा बासिन केस में साफ कहा था कि इंटरनेट बैन करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर आप सिर्फ अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। पर मणिपुर में ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम कोई आम न्यूज रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आज हम इस पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये मणिपुर टाइम्स का सबसे ऑनेस्ट, सबसे ब्लंट और फोरेंसिक ब्रेक डाउन होने वाला है। सरकार हमेशा टीवी पर आकर कहती है कि सिचुएशन अब नॉर्मल हो रही है, हमने सब कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन जब आप ढंग से कानूनी तौर पर डाटा पूछते हैं तो इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन म्यूट हो जाता है। मणिपुर कांग्रेस के नेता हरेश्वर गोस्वामी को एक आम आरटीआई का जवाब निकालने में 7 महीने क्यों लग गए? एक सिंपल डॉक्यूमेंट निकालने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि डाटा इतना भयंकर है, इतना डरावना है तो उसे पब्लिक करना सरकार के लिए पॉलिटिकल सुसाइड जैसा है। 20 अप्रैल 2026 को जो डाटा बाहर आया वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऑफिशियल आरटीआई डाटा के अकॉर्डिंग 30 मार्च 2026 तक मणिपुर में 58,821 लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, लगभग 60,000 लोग। सोचिए, एक पूरा शहर, एक पूरा स्टेडियम भर के लोग आज तिरपाल के नीचे 174 रिलीफ कैंप में सड़ रहे हैं। ये कोई विदेशी रिफ्यूजीज नहीं है दोस्तों, ये हमारे और आपके जैसे भारत के नागरिक है जिन्होंने एक रात में अपना सब कुछ खो दिया। और इन बेघर लोगों के लिए इस सरकार ने पिछले 3 सालों में घर कितने बनाए? सिर्फ 3,000 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज। जरा मैच लगाइए, 60,000 बेघर लोग और सिर्फ 3,000 घर। क्या आने वाले 20 साल में भी ये सब अपने घर जा पाएंगे? ये है इनका डबल इंजन का असली रिपोर्ट कार्ड। आरटीआई ने यह भी एक्सपोज किया कि मई 2023 से अब तक 7,894 परमानेंट घर पूरी तरह राख में बदल चुके हैं और 2,676 घर पार्शियली डैमेज्ड हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा यहाँ सरकार की नीयत देखिए, सरकार अभी भी वही पुरानी रटी रटाई बात कर रही है। 217 कंफर्म डेथ जिन्हें एक्स ग्रेटिया मिल चुका है। ग्राउंड पर जाकर पूछिए, हर गांव में एक ऐसी लाश है जिनका रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई लोग डिस्पेयर हो गए हैं, कई लोग जंगल में मारे गए हैं जिनका बॉडीज तक रिकवर नहीं हुआ है। आरटीआई डाटा को 7 महीने तक दबाना इसलिए जरूरी था ताकि गवर्नेंस कोलैप्स का लेवल न लगे। जब इमेजिन 424 करोड़ रुपए रिलीफ के लिए अप्रूव किए थे तो ग्राउंड पर लोग आज भी साफ पानी और सुविधाओं के लिए तरस क्यों रहे हैं? ये सवाल हमारा मीडिया नहीं पूछेगा क्योंकि मीडिया बिजी है अगले इलेक्शन के एग्जिट पोल की मैथमेटिक्स समझने में। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसके पास पूरे देश का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन मणिपुर का स्विच शायद उन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री। अप्रैल 2026 में जब मणिपुर में बच्चों की लाशें गिर रही थी तब वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग चल रही थी। पीएम मोदी जी अपनी बड़ी बड़ी रैलीज में बिजी थे। वो स्टेज पर खड़े होकर 2047 के अमृत काल की सपने दिखा रहे थे, लेकिन पिछले 3 साल में इन्हें मणिपुर जाने का एक दिन का वक्त नहीं मिला। एक हफ्ते तो छोड़ दीजिए, एक दिन क्यों? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ लोकसभा का सीट कम है इसलिए वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता? जब बिष्णुपुर में बच्चे मारे गए तब पीएम वेस्ट बंगाल में रैली कर रहे थे। एक देश का मुखिया कैसा होना चाहिए जो मुसीबत में अपने लोगों के बीच खड़ा हो, उनके आंसू पोंछे। लेकिन पीएम मोदी की ये लगातार चुप्पी उनके सबसे बड़ी सिस्टेमैटिक फेलियर है। उन्हें वीरेंद्र सिंह को हटाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उन्हें लगा कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा और इलेक्शन पर असर पड़ेगा। ऐसा पीएम किस काम का जो क्राइसिस के वक्त कैंपेनर इन चीफ बन जाए एक पार्टी का पर स्टेट्समैन ना बन सके।
ये फेलियर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा दोस्तों कि जब मणिपुर 3 सालों से जल रहा था तब दिल्ली में बैठे लोग सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलीज में बिजी थे। और इस पूरे साजिश में, इस कवर अप में हमारा मीडिया सबसे बड़ा पार्टनर है। जिस हम और आप बिल्कुल सही कहते हैं, गोदी मीडिया। इन न्यूज चैनल का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। इन्हें मणिपुर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी दिखाने से पीएम मोदी की वो विश्व गुरु वाली इमेज खराब होती है। इन एंकर्स को दिन भर स्टूडियो में बैठकर सिर्फ मोदी मोदी करने और किस नेता ने धान मुड़ी खाई इस पर चर्चा करने में मजा आता है। जब मणिपुर में इंटरनेट बंद होता है तो एंकर्स अपने ऐसे स्टूडियो में बैठकर विकसित भारत के कसीदे पढ़ते हैं। ये एंकर चीख कर बताते हैं कि मोदी जी ने रशिया यूक्रेन वार रुकवा दी, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत, इतनी बैकबोन नहीं है इनमें कि एक बार आंखों में आंखें डालकर पूछे कि मोदी जी आपसे अपने ही देश की मणिपुर की वार क्यों नहीं रुक रही। 7 अप्रैल को जब मणिपुर में बच्चे मारे गए थे तब नेशनल चैनल पर एस्ट्रोलॉजी चल रही थी। एक बच्चे की लाश इनके लिए टीआरपी नहीं है क्योंकि उस लाश के पीछे सरकार का डायरेक्ट फेलियर छुपा है। इन एंकर्स ने मणिपुर को एक रीजनल फुट नोट बनाकर छोड़ दिया है। ये मीडिया नहीं, ये सरकार की इवेंट मैनेजर और पीआर एजेंट है। सरकार ने सच को दबाने के लिए सिर्फ मीडिया नहीं खरीदा, उन्होंने हर इंस्टीट्यूशन का गला घोट दिया है। अब इस फोरेंसिक कवर अप को ध्यान से देखिए। याद कीजिए वो लीक्ड ऑडियो टेप जिसमें इलेक्टेड सीएम बीरेन सिंह को वार इंस्टिगेट करते हुए सुना गया था। वो इलेक्ट्रली बता रहे थे कि कैसे ग्रुप्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हैदराबाद की ट्रूथ लैब, जो एक रेप्यूटेड प्राइवेट फोरेंसिक लैब है, उसने जनवरी 2025 में कंफर्म किया था कि ऑडियो में 93% वॉइस मैच है, 93% प्रोबेबिलिटी। ये एक सॉलिड एविडेंस था। लेकिन इसके बाद सिस्टम ने क्या किया? जब इंक्वायरी पर बात आई, नवंबर 2025 में गवर्नमेंट की नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी NFSL गांधीनगर ने एक कन्वीनियंस वाली रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि टेप मॉडिफाइड एंड टेम्पर्ड है और वॉइस टेम्परेचर के लिए साइंटिफिकली फिट नहीं है। सोचिए जरा, एक टॉप लेवल प्राइवेट लैब यस बोलती है और ठीक वही सरकार की लैब नो बोलती है, ताकि सत्ता में बैठे सीएम को बचाया जा सके। ये कैसा इंसाफ है? और कोने पे सुहागा देखिए, जस्टिस अजय लंबा, जो फॉर्मर गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इस पूरे कांड की इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने 26 जनवरी 2026 को अचानक रिजाइन दे दिया। कमीशन की डेडलाइन से सिर्फ 3 महीने पहले उनका रेजिग्नेशन आना क्या एक कोइंसिडेंस है? पर्सनल रीजन का हवाला देकर। ये सब जानते हैं कि जब आप सिस्टम के खिलाफ एक करड़ी रिपोर्ट लिखने वाले होते हैं तो सिस्टम आपको कैसे हटा देता है। उनकी जगह आतिश बलवीर सिंह चौहान को लाया गया है। इसका सीधा मतलब है इन्वेस्टिगेशन फिर से जीरो से स्टार्ट होगी, नए सिरे से फाइल बनेगी और जब तक 2026 के इलेक्शन निकल न जाए तब तक कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी। ये पैरालिसिस एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये इंजीनियर्ड है ताकि हर तरह की अकाउंटेबिलिटी से बचा जा सके। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मणिपुर सिर्फ मेथई और कुकी की लड़ाई है तो सिचुएशन अब उससे कहीं ज्यादा भयंकर हो गई है। 18 अप्रैल 2026 को नेशनल हाईवे 202 पर एक एम्बस होता है जहां 2 टैंक फुल नागा सिविलियंस मारे जाते हैं, जिनमें एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी सोल्जर सोकुबुम रानू भी शामिल थे। इस एक एम्बस ने पूरी डायनेमिक बदल दी। जो नागा कम्युनिटी अब तक इस वायलेंस से थोड़ी दूर थी वो भी इसमें खींच ली गई। नागा सिविल बॉडीज ने तुरंत हिल स्टेशन में टोटल शटडाउन कर दिया है। सोचिए, मणिपुर का मैप अब 3 हिस्सों में बट गया है। मेथीस अपनी वैली में कैद हो गए हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। कुकुइस साउथ हिल्स पर कब्जा किए बैठे हैं और अब नागा से नॉर्थ हाईवे ब्लॉक कर दिए हैं। ये एक ट्राइपेटाइट ट्रैप बन चुका है। एक स्टेट के अंदर 3 अलग अलग देश बन चुके हैं जहां भारत का संविधान नहीं चल रहा बल्कि इथिक मिलिटिस का अपना कानून चल रहा है। अगर एक कम्युनिटी का बंदा गलती से भी दूसरी कम्युनिटी के एरिया में चला जाए तो उसका जिंदा वापस आना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस पूरे वार को फंड कौन कर रहा है? पीछे से इन रॉकेट्स और ग्रेनाइट्स की सप्लाई कहां से आ रही है? इसका जवाब है नार्को टेररिज्म और द शैडो इकोनॉमी। मणिपुर का 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर होता है, पोरस है। वहां से AK-47 कार्बिन्स और मोटरोला रेडियोस आराम से आ रहे हैं। कॉफी कल्टीवेशन यानी अफीम की खेती से जो करोड़ों रुपए जनरेट हो रहे हैं वही ब्लैक मनी इन वेपन्स को फंड कर रहा है। जब तक बॉर्डर पर यह शैडो इकोनॉमी चलती रहेगी तब तक मणिपुर जलते रहेगा। पर क्या सरकार इसे पूरी तरह रोकना चाहती है या फिर ये इनएस्टेबिलिटी और ड्रग मनी किसी पॉलिटिकल नेक्सस के लिए प्रॉफिटेबल है? इसलिए बंकर्स लगातार बन रहे हैं और ये वार एक इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बन चुकी है जो अपने आप को फीड कर रही है।
दोस्तों मणिपुर का फेलियर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट का फेलियर नहीं है, ना ही ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये भारत के जमीर का फेलियर है। हम 2026 में हैं, लेकिन आज मणिपुर की हालत देखकर लगता है कि हम 1947 से भी पीछे चले गए। क्या हम 5 साल के टॉमथिन और 5 महीने की लइसाना को इतनी जल्दी भूल जाएंगे? क्या हम उन 58,000 बेघर लोगों को भूल जाएंगे जो आज भी उन गंदे रिलीफ कैंप में सड़ रहे हैं और अपने ही देश में रिफ्यूज बन चुके हैं? अगली बार जब आप टीवी पर इलेक्शन रैली देखें, रैली में उड़ते हुए फूल, हेलीकॉप्टर और खर्च होते हुए हजारों करोड़ रुपए देखें, तो याद रखना कि वही पैसा, वही एनर्जी मणिपुर की शांति के लिए खर्च हो सकती थी, लेकिन इनकी नीयत ही नहीं थी। मणिपुर को बार बार इंटरनेट शटडाउन करके अंधेरे में रखने की नहीं, जस्टिस की जरूरत है। उसे एक ऐसे पीएम की जरूरत है जो सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन मैनेजर ना हो, बल्कि इस देश का मुखिया हो, जो एक असली स्टेट्समैन हो। ऐसा पीएम और ऐसा बिकाऊ मीडिया इस सोच को सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ले जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मणिपुर को पॉलिटिकल फायदे के लिए जानबूझकर तबाह होने दिया गया? कमेंट सेक्शन में अपनी ब्लंट और ऑनेस्ट राय जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये सच सामने आना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये दिल्ली के उन ऐसी कमरों तक पहुंच जाए जहां बैठे लोग इंसान की जिंदगी से जगह ज्यादा इलेक्शन रैली की भीड़ गिनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद।